कर सकते हैं। चलिए जी, देखिए, तो गुड इवनिंग एक बार फिर दोबारा से आप सभी का, और स्वागत है आप सभी का, है ना, रिवीजन क्लास में। अब पिछली क्लास में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको टेक्स्ट का ट्रीटमेंट बताया था, याद आ रहा है किसी को? युविका कुछ है ध्यान? टेक्स्ट का ट्रीटमेंट बताया था। तो मैंने लास्ट टाइम अटेंड नहीं की थी। वाओ, वंडरफुल। तो टेक्स्ट का ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को बता चुका था। टेक्स्ट का ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद अब हम चलते हैं किस पर? डिविडेंड के ट्रीटमेंट पे, है ना। टेक्स्ट पूरा हो गया था ना, रिफंड और टैक्स वगैरह सब कुछ कर लिया था हम लोगों ने, वहां तक तो कुछ नहीं है परेशानी। चलिए अब लेके चलते हैं डिविडेंड का ट्रीटमेंट, ठीक है। कुछ मैं चीजें लेके चलूंगा आपके सामने जो नोट्स हैं उससे रिलेटेड, कुछ लेके चलूंगा मैं टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, टेक्स्ट बुक को भी उठाएंगे, किताब के जो क्वेश्चन है उनको भी लेके चलेंगे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को भी लेके चलेंगे हम लोग। और फिर हम लेके चलेंगे आगे, जैसे डिबेंचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स होते हैं उनको। मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? कैन यू सी माई स्क्रीन? बताइए जल्दी से, हेलो, कोई बताइए, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। नाइस 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 नाइस। पहले भी मैं ये सब करा चुका हूँ, और मतलब अब भी बहुत जल्दी जल्दी हम लेके चलते हैं। लिखा है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इज ₹3000, ऐसा करके लिखा हुआ है। अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ सिर्फ डिविडेंड पेड लिखा हुआ है ₹3000 का। इसका मतलब क्या हुआ कि यही क्या है, यही प्रपोज है और यही पेड है। तो क्या करेंगे इससे? वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसे ऐड कर लेंगे। देखो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ऐड कर दिया उसको, यहाँ पर मेरा कर्सर जहाँ चल रहा है, और फाइनेंसिंग के अंदर से क्या कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे। दिस इज द ट्रीटमेंट, और खत्म हो गया ये वाला पार्ट। कोई मुश्किल चीज है? जैसे टेक्स्ट दे रखा होता था सिर्फ, उसी तरह से हम इसको लेके चल रहे हैं। इज दैट ओके विद एवरीवन नाउ? बोलो यस। चलो अगला पार्ट लेके चलते हैं, जरा देखिए अगला पार्ट। इक्विटी शेयर लिखा हुआ है 8 लाख और 5 लाख, यानी 5 से 8 लाख हो गया। तो बेटा जो इक्विटी शेयर बढ़ा, जो 3 लाख का इक्विटी शेयर बढ़ा, इसका क्या करूंगा मैं? दिस इज फाइनेंसिंग का इनफ्लो। एग्री करता है इस बात से? फाइनेंसिंग का इनफ्लो है ये। अरे बोलो कोई ऑनलाइन में, रिदवान, फाइनेंसिंग का इनफ्लो है या नहीं? यस। और जो प्रीफरेंस शेयर बढ़ गए 1 लाख रुपए के, वो भी क्या हो गया? फाइनेंशियल का इनफ्लो हो गया। और नीचे लिखा डिविडेंड पेड ₹80,000। डिविडेंड पेड 80,000 तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बनाते समय डिविडेंड ऐड कर दीजिए। देखो ऊपर ऐड कर दिया और नीचे फाइनेंसिंग से माइनस कर दिया, आपका काम खत्म। इजी, आसान था ना, कोई परेशानी नहीं। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर यहाँ पर जो प्रीफरेंस शेयर द्वारा 12% लिखा हुआ है, इसका क्या करना है? देखो बेटा, जब बोलते हैं ना डिविडेंड, इक्विटी प्रेफरेंस नहीं बोला, जब बोला डिविडेंड, तो डिविडेंड बोल दिया तो मतलब उसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों कवर है, कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। बोलिए, अभी कोई हाँ या ना बोलेगा? विधि यस। सिंगल, विधि बंसल, ठीक है। आइए अगले केस पे चल रहे हैं। 7 लाख से 11 लाख हो गया इक्विटी शेयर। इंटरिम डिविडेंड ₹18,000 का, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का और इस साल का। जरा समझें इस बात को, क्या करना होता है। देखिए भाई, इंटरिम डिविडेंड इज लाइक चट मंगनी और पट ब्याह, मतलब एक ही साल में प्रपोज किया और एक ही साल में क्या कर दिया, उसको पे कर दिया। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाके उसे ऐड कर देंगे, और फाइनेंसिंग से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। करेक्ट। अब आपके पास प्रपोज डिविडेंड जो 2 सालों का दे रखा है, अगर पिछले साल का और इस साल का, तो भाई जो पिछले साल वाला प्रपोज डिविडेंड है वो पिछले साल प्रपोज हुआ, इस साल तक की एजीएम में जाके वो पास हो गया होगा। देखो, अगर हम इस साल भी प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जब तक पिछले का सेटलमेंट नहीं करूंगा तो कैसे करेगा काम? तो प्रपोज पिछले साल एनुअल जनरल मीटिंग में उसे पास करना होता है। जब वो एजीएम में पास हो जाता है, तब हमारी वो क्या बन जाती है, ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट बन जाती है, और हमें मान के चल रहे हैं कि हमने पे कर दिया होगा। तो पिछले साल वाला प्रपोज डिविडेंड जो होता है, उसी को ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जोड़ते हैं, और फाइनेंसिंग से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ट्रीटमेंट खत्म। करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को कुछ नहीं करना है। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड क्या माना जाएगा? कंटीजेंट लायबिलिटी माना जाएगा, येट टू बी अप्रूव्ड इन एजीएम। उसको कुछ नहीं करेंगे, वो बैलेंस शीट में आता ही नहीं, वो कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर चला जाता है। लास्ट ईयर का तो बेटा ऊपर नीचे दोनों तरफ चला जाएगा ना, तो कितना आसान हो गया काम भी करना। वरना लास्ट ईयर से लास्ट ईयर तक क्या होता था, प्रपोज डिविडेंड का भी अकाउंट बनता था, अब नहीं है, खत्म। अब नहीं बनता, अब कुछ नहीं बनता। तो आई थिंक यू कैन सी दिस। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दोबारा से, ₹8,000 का जो प्रपोज डिविडेंड था, कौन सा वाला, 31 मार्च 14 का, उसे ऊपर जोड़ा और फाइनेंसिंग से माइनस कर दिया। 18,000 का इंटरिम डिविडेंड ऊपर जोड़ा, नीचे माइनस कर दिया, और 4 लाख रुपए जो इंक्रीज हुआ इक्विटी शेयर का, उसे फाइनेंसिंग का क्या मान लिया, इनफ्लो मान लिया।
और देखो नोट्स में लिखा है साफ साफ, in case interim dividend it will be treated as dividend proposed as well as paid in the current year. Dividend proposed in 31st March 2015 will be subject to approval in AGM, will be a part of contingent liability, hence will not be shown adjusted while preparing cash flow statement. Simple. ठीक है, केस नंबर 4 पे आ गए अब। हाँ अच्छा ये बताइए मुझे, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर बोलते क्यों है भाई, तुम बताओ, क्या प्रेफरेंस मिलती है उसको? उसकी शादी पहले हो जाती है, फिर ऐसी भी नाम का प्रेफरेंस है, बता भाई कपूर, एके, कुछ नहीं पता, कोई बताएगा मुझे? सर बहुत टाइप के प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, 3-4 बहुत टाइप का नहीं में पता होता है मुझे बता प्रेफरेंस शेयर जो है वो इक्विटी शेयर से क्या फर्क है, बस सिर्फ एक फर्क बता, सबसे इंपॉर्टेंट डिविडेंड्स जल्दी मिल जाता है एज कंपेयर डिविडेंड टू नहीं मिलता नॉर्मल जल्दी, इट हैज अ प्रायोरिटी ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन एंड अबव इक्विटी शेयर होल्डर। अरे बेटा इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड देना है, प्रेफरेंस को भी देना है, तो पहले प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड देंगे तभी तो प्रेफरेंस है। हाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव गिवन प्रेफरेंस इन ऑर्डर टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये बात बोल रहे हैं, समझ में आई बात? अच्छा चलो जी देखिए, समझ रहे ना बात को? अच्छा एक और चीज देख के चलते हैं जरा, ये भी बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है लोगों के मन में कि भाई देखो ये है 31 मार्च 2021 और ये है मेरे पास 31 मार्च 2022 और यहाँ लिखा है मेरे पास क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लिखा है 5 लाख और ये लिखा है कितना, 4 लाख, ठीक है, और यहाँ लिखा है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐसे लिखा हुआ है। सपोज ये लिखा है 3 लाख और ये लिखा है 4 लाख, है ना, ऐसे दे रखा है। और क्या लिखा हुआ है देखो, एडजस्टमेंट, इक्विटी डिविडेंड एट द रेट 10% पर एनम, ऐसे लिखा हुआ है। ये 10% है, पर एनम तो खैर क्या होना, 10% है। इक्विटी डिविडेंड कितना है, 10%, एक। और नंबर 2 दे रखा है क्या, न्यू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स इशूड और रिडीम्ड ऑन 01/04/2021। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? नए प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स जो हो रहे हैं वो इशू हो रहे हैं या रिडीम हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, 1 अप्रैल को हो रहे हैं, यानी कि इशू या रिडम्पशन हो रहा है साल के शुरू में। और आपको मैंने रूल बताया था, अगर इशू और रिडम्पशन साल के शुरू में होता है तो डिविडेंड वगैरह कौन सी वैल्यू पे दिया जाएगा, क्लोजिंग वैल्यू पे दिया जाता है, क्लोजिंग पे, समझ रहे हैं? if equity or preference shares or debentures are issued at the beginning, redeemed at the beginning, तो किस पर दिया जाएगा डिविडेंड और इंटरेस्ट, क्लोजिंग वैल्यू पे। एंड अगर मैं लिखते हैं यहाँ पर 31 मार्च 2020 तो फिर डिविडेंड कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ओपनिंग वैल्यू पे कैलकुलेट, ध्यान रहेगा ये बात। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किस पे, क्लोजिंग पे जाएगा, जाएगा। अच्छा देखिए, तो यहां पर मैं सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जा रहा हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऐसे करके। तो देखिए जरा, इक्विटी डिविडेंड 10% हो गया ना, किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, 5 लाख पे। 5 लाख पे कितना हो गया, 50,000। तो मैंने ऐड कर दिया क्या, ऐड इक्विटी डिविडेंड, कितने रुपए का, 50,000 रुपए का, ऐसे कर दिया। और यहाँ नीचे से माइनस कर दिया मैंने क्या, इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड माइनस कर दिया, कितने रुपए का, 50,000 रुपीज का, यहां से माइनस कर दिया, डन, फिनिश, हो गया काम आसान। इक्विटी डिविडेंड हमने माइनस कर दिया, चला गया। अब तुमने इक्विटी को डिविडेंड दिया तो प्रेफरेंस वाले को भी तो दोगे, उससे पहले तो प्रेफरेंस वाले को देना चाहिए था। तो बताइए 12% प्रेफरेंस किस पे दिया जाएगा, 3 लाख पे या 4 लाख पे, 3 लाख पे। 12% कितना, 36,000। तो ऐड कर देंगे ऊपर क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, 3 लाख का 12/100, जो कि, अरे बेटा ऊपर वाला तो 10% लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो 10% तो करना पड़ा था ऊपर वाले का। ये 12% क्या होता है, ये रेट जो होता है यही तो होता है डिविडेंड का रेट, इसी को तो कहते हैं डिविडेंड का रेट। तो कितना हो गया, 36,000। और यहां से भी माइनस कर देंगे क्या, 12% प्रेफरेंस डिविडेंड, कितने रुपए का, 36,000 रुपए का, ठीक है, हो गया।
अब ये बताइए मुझे, ये इक्विटी शेयर बढ़ गए ना, तो प्लस कर दूंगा क्या मैं? इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की प्लस कर दूंगा? कितने की कर दूंगा मैं? ये 1 लाख रुपए की, ठीक है। और ये माइनस कर दूंगा क्या? रिडम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स। कितने का? 12% प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दूंगा कितने से? 1 लाख से। अब जाके आपका ट्रीटमेंट पूरा हुआ। बताइए, इज इट ओके? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अनिकेत बताइए इधर से। नैना, तानिया, तानिया आर यू देयर? तानिया बात कर सकते हैं ना? इज इट फाइन? सर अच्छा, प्रैक्टिकल उसको नहीं लगाना था बेटा ब्रैकेट, सॉरी, हमें प्रेफरेंस पे लगाना था बस। इक्विटी तो प्लस ही रहेगा। क्या बात है, दिमाग की बत्ती जल गई। हाँ हाँ, ये जो है ये वाला, ये हमारा माइनस होगा, ये हमारा प्लस होगा, ठीक है। और ये माइनस और ये माइनस होने वाले, क्योंकि दोनों आउटफ्लो बन जाएंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर, है ना? बोलिए, पता चल रहा ना यहाँ तक? तो दिस इज व्हाट डिविडेंड का ट्रीटमेंट। जो मैं आपको केस दिखा रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसा ही है। जो नोट्स में केस दे रखा है वो ज्यादा बल्कि सिंपल था। और तो आप देख रहे हैं डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर 6% है। और बताइए कब इशू हुआ ये? 1 अप्रैल 2014 को। तो कौन सी वैल्यू पे डिविडेंड कैलकुलेट होगा? ओपनिंग वैल्यू पे, क्लोजिंग वैल्यू पे? क्लोजिंग वैल्यू 8 लाख और 3 लाख है। तो देखिए 8,48,000 देख रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड 48,000 नीचे माइनस और ऊपर 48,000 प्लस। इक्विटी डिविडेंड कितना होगा? 36,000 ऊपर 36,000 नीचे भी 36,000। और इक्विटी शेयर कितने बढ़ गए? 3 लाख से। और प्रेफरेंस शेयर कितने से बढ़ गए? 1 लाख से। तो फाइनेंसिंग के अंदर चलेगी सारी वैल्यूज। बोलो निकेत। हाँ, सर फाइनेंसिंग में सेकंड वाला क्या लिखा है बोर्ड पे? फाइनेंसिंग में सेकंड वाला क्या लिखा है? हाँ ये वाला, ये हाँ ये तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है ना बेटा, माइनस हुआ ना, वैल्यू कम हुई है ना, हाँ, यस। रिडम्पशन हुआ ना, तो रिडम्पशन करा उसको हम लोगों ने। बोलना है कुछ किसी को? मुझे लगता है पीछे से आवाज आ रही है किसी बच्चे की, शायद दिया के। रौनक, तुम तो भाई मतलब तुम्हारे नंबर 0.5 के, तुमने तो क्लास आना ही छोड़ दिया। सर आया बड़ा तो बहुत हूँ लंबा मैं। रास्ता तय करना है अभी। हाँ, सर आया तो हूँ। अब तो क्या कहते हैं उसको, एक मतलब शेर होता है, वो आए मेरे दर पर रहमत खुदा की, कभी हम आपको, कभी खुदा को, या कभी अपने दरो दीवार को देख रहे होते हैं, है ना? ये समर्थ करा सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर आ जाता है आपको कोई चीज, उसको रिवाइज करने में कोई बुराई नहीं है, जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छा रहता है। आगे देखते हैं जरा यहाँ पर। फिर दोबारा से अभी देख रहे हैं, न्यू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कब इशू है? 31 मार्च 2015 को। अगले केस में 31 मार्च 15 को इशू है ना। तो बताओ भाई, डिविडेंड कौन सी वैल्यू पे दिया जाएगा? बताइए। हाँ, 15 पे। 14 15 दोनों ईयर दे रखे हैं। 14 ओपनिंग वैल्यू पे निकाला जाएगा ना। लेकिन यहाँ डिविडेंड पेड 90,000 दे दिया। तो जब डिविडेंड पेड 90,000 दे दिया, इसका मतलब इक्विटी प्रेफरेंस मिला के है ये, अलग से कुछ नहीं कैलकुलेट करना है। गॉट माय पॉइंट? पता चला नीचे भी 90 देते और ऊपर से 12% भी कैलकुलेट करते, नहीं करना है ऐसा। जब डिविडेंड, अच्छा ये अगर बोलता है इक्विटी डिविडेंड, तब अलग से कैलकुलेट करते हैं हम। अब डिविडेंड बोल दिया 90,000, हाँ टोटल है दोनों का मिला के, तब अलग से कुछ नहीं करना। इंटरम डिविडेंड तो 10,000 ही दे रखा है, तो कुछ नहीं। देखो भाई, 10,000 ऊपर प्लस किया, 10,000 नीचे माइनस करा, काम खत्म हो गया इसका। ठीक है, 10,000 ऊपर प्लस और 10,000 नीचे, 10,000 ऊपर प्लस कर दिया, नीचे माइनस, वो भी खत्म हो गया। डिविडेंड फॉर द करंट ईयर, ऊपर 90,000 नीचे 90,000, खत्म हो गया। भाई देखो, 5 से 3 लाख बन रहा है तो क्या हो गया? इक्विटी का इनफ्लो। और 2 से 3 बन रहा तो क्या हुआ? 1 लाख रुपए का इनफ्लो, खत्म। दिस इज द केस। तो डिविडेंड वाले जो केस होते हैं उसमें इसी तरह की चीजें आती हैं, और इससे ज्यादा परेशानी करने वाली चीजें नहीं आती। अब मैं दिखाता हूं आपकी किताब का, अपनी बुक खोलिएगा जरा, एक जस्ट ओपन अप योर बुक, और उसमें एक इलस्ट्रेशन है। ये मेरे स्कूल में एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, और उस बच्चे ने पूछा था तो ठीक था, वैसे अच्छी बात करी उसने, पूछा। मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करूं उसको। वेयर इज दैट बुक? इधर दिखाना किताब मुझे जरा, मेरी किताब मुझे मिल नहीं रही। लाया कोई या नहीं लाया? बुक ही नहीं लाया कोई। बहुत बढ़िया बेटा कपूर ना, हमें एक कंपनी अकाउंट लेके आ रहा है, वो भी इश्यू ऑफ शेयर्स की। ऐसी हो ना, ऐसी हो। आइए देखें जरा, जस्ट ओपन अप। आप कैश फ्लो का ना एक इलस्ट्रेशन खोल के देखिए। इलस्ट्रेशन उसको करते समय एक बच्चे ने बोला, सर मुझे इस पर डाउट है। मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन नंबर 38 है वो, 38।
नहीं 38 था, 45, जस्ट होल्ड करिए, मैं निकालता हूँ अभी इसको। आपकी एक्सरसाइज का पेज नंबर है 5.105, पेज नंबर 5.105 और क्वेश्चन नंबर 38 है। जरा देखिए ध्यान से, इसको खोलिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 38 है ये और पेज नंबर है ये 5.105। दिस इज योर क्वेश्चन। इसमें क्या चीज है जो तंग कर रही थी बच्चे को, वो ये थी, कोई मुझे पढ़ के सुनाएगा कि एडजस्टमेंट नंबर 4 लिखी हुई है, पढ़ के सुनाओ जरा ऑनलाइन में। अद्विती पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है। Preference shares were हाँ ठीक है शुक्ला, यू कैन कैरी ऑन प्लीज। अच्छा बोलो बोलो शुक्ला बोलो। preference shares were redeemed on 31st December 2020. प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2020, करेक्ट। रुक जा। और 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 की वैल्यूज गिवन है ना। और जरा देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है। और सुनो डिविडेंड, एक मिनट रुक तो जाना। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर लिखा है 8% वाज पेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस, इसमें तो क्लियर कर दिया, डिविडेंड तो ओपनिंग में दे दिया। अब मुझे बताइए डिविडेंड ऑन इक्विटी की बात कर रहा है ये, तो भाई प्रेफरेंस में भी डिविडेंड देना पड़ेगा ना आपको, हाँ या ना बोलो, देना पड़ेगा। जब इक्विटी पे डिविडेंड दे रहे हो तो प्रेफरेंस पे देना पड़ेगा। और इक्विटी की वैल्यू साफ साफ बोल रहा है कि ओपनिंग वैल्यू है 11,25,000 का, 8% निकाल लेंगे, कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में कोई परेशानी नहीं। ट्रीटमेंट आया था प्रेफरेंस। अब मुझे बताइए आप लोग कि जो प्रेफरेंस पे डिविडेंड दिया जाना चाहिए वो कौन सी वैल्यू पे देंगे, हम ओपनिंग पे देंगे, क्लोजिंग पे देंगे, और कितना देंगे, निकाल बताइए क्या करना चाहिए, बोलिए। बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों के मन में, पर मुझे लगता है कि आप में हाँ तो कैसे, तो कैसे नहीं होना चाहिए, टाइम पीरियड कंसीडर करना चाहिए कि ओपनिंग वैल्यू पे कुछ और क्लोजिंग वैल्यू पे कुछ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकालते हैं, हाँ तभी तो बोल रहा हूं मैं। कोई बताइए क्या करना चाहिए, अमिशी व्हाट वी हैव टू डू हियर नाउ, क्या करना चाहिए यहाँ पर। 31 मार्च 20, 31 मार्च 20 और 20 और 31 मार्च 2021 दे रखा है, और ये लिख रखा है इसने कितना यहाँ पर 5% प्रेफरेंस शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर जो है वो लिखी हुई है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखी हुई है, इट सेज 750 एंड इट सेज कितना 5 लाख, ये लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन। और हमसे क्या बोल रहा है पता है, जो भी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए हैं वो 31 दिसंबर को, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2020। अब मुझे बताइए कि प्रेफरेंस डिविडेंड होगा कितना, दिस इज माय क्वेश्चन। प्रेफरेंस डिविडेंड बताओ भाई कितना होगा, कैलकुलेट करो जल्दी से, बोलेगा कोई, दिया मुझे बताओ कितना बनना चाहिए। रौनक बताएंगे ना, रौनक बोलो भाई कितना बनना चाहिए प्रेफरेंस डिविडेंड, रौनक बाबा। अबे टाइम मत लगाओ, जल्दी बताओ। एक ने 34,000, हाँ एक ने मुझे भी मैसेज लिख के भेजा है, कितना 34,375, शुक्ला भी यही बोल रहे हैं। आओ जरा गलतफहमी दूर करते हैं। एक बात समझो बेटा कि ये जो 5% होता है ना, ये 5%, ठीक है, ये टाइम पीरियड, ऑफ कोर्स आप किसी को डिविडेंड देंगे 5% देंगे, लेकिन 5% डिविडेंड देंगे कौन सी डेट को। मान लो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, अच्छा डिविडेंड जनरली डिक्लेयर करते हैं साल के आखिर में, फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने पे, क्वार्टर के क्लोज होने पे, हाफ ईयर के क्लोज होने पे, 9 मंथ के क्लोज होने पे, या ईयर क्लोज होने पे, ठीक है। तो अगर आपके आपके शेयर किसी बंदे के पास 31 मार्च तक हैं, तो तभी तो उसको डिविडेंड मिलेगा। मान लो मैंने अपने शेयर्स 30 मार्च को बेच दिए, तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा, बताओ। नहीं मिलेगा ना, मिलेगा क्या। शुक्ला जो बोल रहे हैं, या जिन्होंने कैलकुलेशन 34 की करी है वो बताइए मुझे। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मेरा डिविडेंड 31 मार्च 2021 को या 2020 को मिलना है, और मैं 30 मार्च को अपने शेयर बेच देता हूँ प्रेफरेंस शेयर्स, तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा, बोलिए जी मिलेगा। रिजवान ने कुछ और कैलकुलेट करा, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, ठीक है। तो देखिए कुछ लोग क्या करते थे कि 5 लाख पर 9 महीने का, 5 लाख पर 9 महीने का निकाल लेते थे, और बाकी टाइम पे नहीं, ऐसा भी नहीं करना आपको। आपको ये देखना है कि 31 मार्च 2020 को मेरे प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए कितने,
250 के प्रेफरेंस शेयर चले गए, मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कितने बचे? 5 लाख। साल के आखिर में मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कितने बच रहे हैं? 5 लाख। डिविडेंड कितना दूंगा? 5 लाख पे। 5 लाख का कितना परसेंट? 5%। 5 लाख का 5% कितना होता है भाई? 25,000 रुपए। हाँ, 25,000 रुपीज। अब मुझे बताइए ये 33, 37, 250 ये कैसे आया भाई? बताओ जरा तुम, कैसे आंसर आया ये? अरे रुक जाना, बोलने देना इनको। अमिशी मुझे बता कैसे तुम्हारा जवाब ये आया था, या दिया का या किसी और का? सर 750 पे निकाला था मैंने, इसलिए 37,500। 750 क्या ना भाई, ये वो थोड़ी है कि साल के आखिर में रिडीम हो रहा है, साल के बिगिनिंग में, ऐसा थोड़ी हो रहा है। यस सर, अब समझ आ गया। अब क्लैरिटी ये है कि 31 दिसंबर मतलब यहां से यहां के पीरियड में दिसंबर में चले गए, दिसंबर में चले गए ना, तो दिसंबर को ही मेरे पास डिविडेंड, मेरे पास जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है कितने? 5 लाख रह गए। तो जो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर उन्हीं को तो डिविडेंड दूंगा ना, जो छोड़ के चले गए उन्हें थोड़ी दूंगा। बेटा ये 20 है, वो मैंने क्वेश्चन के हिसाब से लिखा है, देख ले। 20 7.5 लाख है, ये ले, चल ले, ये ले, ये 5 लाख कर दिया मैंने, और ये 750 कर दिया, ठीक है। और ये मैंने 20 कर दिया, ये मैंने ऐसे कर रखा बुक में, बुक में यही कर रखा ना, बुक का क्वेश्चन तो यही है। अब बता, अब बता ना मुझे। तो ये जो 31 दिसंबर 2020 आता है, ये इस फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में तो आएगा। 31 दिसंबर को मैं अगर कोई प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर देता हूँ, वापस कर देता हूँ पैसे उसके, तो क्या होने वाला है? मेरे पास डिबेंचर, मेरे पास प्रेफरेंस शेयर 5 लाख ही तो रहेंगे भाई। और इस डेट पर मेरे पास अगर ये है डिबेंचर शेयर से, तो इसी पे तो डिविडेंड दूंगा मैं। साल के शुरू और साल के आखिर में क्या होता था? जैसे मान ली इस जगह को मैं 31 मार्च 2021 कर देता अगर, तो मैं ओपनिंग वैल्यू पे देता ना, क्योंकि पूरा साल मेरे पास 7.5 लाख के क्या थे? प्रेफरेंस शेयर से। वो तो आखिरी दिन 31 मार्च जब मैंने डिक्लेयर किया उसके बाद रिडीम हुए हैं। लेकिन ये तो, इसका तो टाइम पीरियड 3 महीने पहले का है ना, मतलब इससे पहले कि मैं डिविडेंड डिक्लेयर करता, मेरे 2,50,000 के प्रेफरेंस शेयर तो रिडीम हो गए, तो मेरे पास बचे कितने के? 5 लाख के ना, तो मैं उस वैल्यू पे दूंगा ना। अच्छा सोचो जरा, चलो अच्छा मैं एक और चीज करता हूँ। अगर मैं ऐसा करता कि 15/06/2020 को, अब बता क्या होता? अब कितने में, अब बताओ भाई कितने में देते डिविडेंड में? हाँ तो बता ना क्या फर्क पड़ता, कितने में देता बताओ डिविडेंड में, बोलिए। अरे भाई मेरे डिविडेंड डिक्लेयर करने की डेट ये और ये होती है सिर्फ। इस डेट तक तुम्हारे पास शेयर कितने बचे हैं? 5 लाख, तो 5 लाख पे दूंगा, 5 लाख पे दूंगा, ठीक है। अगर मैं ये कर देता हूं तब बता जरा क्या होगा? तो किस पे दूंगा, किस पे दूंगा मैं डिविडेंड? अब 5 लाख पे दूंगा, ठीक है। अगर मैं ये कर देता हूं 01/04/20, अब किस पे दूंगा बता? किस पे दूंगा? 5 लाख पे, है ना, क्योंकि साल के शुरू में रिडीम हो गए। और अगर मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाती है अभी? 31 मार्च, अब बता किस पे दूंगा? 5 लाख %। किसके दूंगा? कितने कितने रिडीम हुए, कब रिडीम हुए मेरे? ये साल के आखिर में हुए ना, तो ओपनिंग वैल्यू पे दूंगा। समझ रहे? फिर वो रूल लग जाएगा, फिर वो रूल लगेगा ओपनिंग वैल्यू वाला। इज दैट क्लियर नाउ? तुम क्या बोल रहे थे भाई? तुम तो गलत बोल रहे थे कुछ, रिजवान। ये इस समय 5 लाख बोल रहा था। 5 लाख क्यों बोल रहा है बेटा? साल के आखिर में रिडीम हो रहे हैं ना, तो ओपनिंग वैल्यू पे देंगे। यस सर। अच्छा ठीक है, चलो अब जरा देखते हैं थोड़ा सा चेंज करके। अब मैं बता रहा हूँ आपको 10% डिवेंचर, अब मैं लिख रहा हूँ 10% डिवेंचर्स, और लिख रहेगा डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 01/04/2020। अब बताइए, अब किस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा? बताओ भाई, बताओ जल्दी से, कोई भी बोले मुझे, दिया बताए किस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा? डिवेंचर कब रिडीम हो रहे हैं? साल के शुरू में, तो कौन सी वैल्यू पे इंटरेस्ट दिया जाएगा? अब 5 लाख पे दे देगा। 5 लाख पे दिया जाएगा, करेक्ट। अगर डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2021, अब किस पे दिया जाएगा? 750। किस पे? ओपनिंग वैल्यू पे, क्लियर है? यस अच्छा, डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31
ऑन 01/0/10/2020। अब बताओ जरा, अब इंटरेस्ट कितना होगा? अब इंटरेस्ट किस पे देंगे? टेल मी द इंटरेस्ट नाउ। शुक्ला बता भाई, किस पे देंगे इंटरेस्ट? बोल मेरे शुक्ला, बोलना। सर अब मामला खराब हो गया 2021 लास्ट वाले पे। है। हाँ, अब क्या करेंगे पता है? अब प्रेफरेंस शेयर वाला तरीका नहीं लगाएंगे यहाँ पर। डिवेंचर तो भाई लोन होता है ना, और लोन पे इंटरेस्ट तो टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाएगा। तो कैसे करेंगे? 7,50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 चिल, और प्लस कितना? 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12। अब इंटरेस्ट ऐसा जाएगा। क्लियर है मामला? अरे 7.5 लाख कब तक रहा था? पहले 6 महीने तक, पहले 6 महीने तक। उसके बाद कितने हो गए? 5 लाख हो गए। करेक्ट? इज इट ओके और नॉट? समझ पाए इस बात को तानिया? इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब अगर मान लो ये 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता, तब क्या करता मैं? तब क्या करता? ये ऐसे बनता, ऐसे रहता? क्या होता? क्या होता तानिया, बताओ जरा मुझे। अगर यहाँ प्रेफरेंस शेयर हो जाता तब हम ऐसा करते कैलकुलेशन? क्या नहीं करते? नहीं सर। नहीं करते। अभी समझाया ना, नहीं करते। तब हम किस पे देते कि ये कब 1 दिसंबर को हुआ, तो मतलब हमारे पास साल के आखिर तक कितने बचे? 5 लाख। 5 लाख पे निकालते। अरे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? 5 लाख पे निकालते ना बेटा। वहां वो टाइम पीरियड की कैलकुलेशन नहीं होती। टाइम पीरियड की कैलकुलेशन कहाँ होती है? 10% डिवेंचर्स में होती है। डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन, ध्यान सुनना, डिवेंचर अप्रैल मई जून 01/07/2020 को। अब बताइए मुझे, अब कैसे करूंगा मैं? अब बताओ कैसे निकालूंगा? अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 7.5 लाख पे कितना करूंगा? 3 महीने का। 3 महीने का यार, कैसी बात करता है? 3 महीने उसका का। फिर 9 महीने का हो जाएगा। और फिर 5 लाख पे कितने महीने का करता मैं? 9 महीने का, 9 मंथ्स का, 9 मंथ्स का। डिवेंचर में ऐसी होती कैलकुलेशन, समझ रहे हो? डिवेंचर में ये कैलकुलेशन होती। हाँ, अब मैं सुनो, अब मैं यहां लिख देता क्या? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बताइए अब क्या होता? कुछ नहीं होता ऐसा। सिर्फ क्या होता? 5 लाख पे होता प्रेफरेंस शेयर पे। इक्विटी शेयर पे तो परसेंटेज नहीं दे रखी होती ना, है ना? वो रेट दे रखा होता। इक्विटी में भी ऐसी होता। इज इट क्लियर? समझ रहे हो डिवेंचर का डिफरेंस और इसका डिफरेंस? समझ पा रहे हो? बोलो, बताओ। सर अगर इक्विटी sir. में रेट दिया होता तब भी ऐसे ही होता। हाँ लो, मैं कर देता हूँ ना, रुक जाओ। मैं अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ यहाँ पर। 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2020 ऐसा दे रखा है, ठीक है? और क्या लिख रखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख, और कितना लिखा हुआ है? और लिखा 5 लाख, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? और लिखा रखा है एक एडजस्टमेंट, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कितना है? 10%, ऐसा लिखा हुआ एक। और 2 लिख रखा हूं क्या? इक्विटी शेयर्स, न्यू इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 01/07/2020। अब बताओ जरा डिविडेंड कैसे निकालते? फिर वही बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं। अबे नहीं करेंगे ऐसा यार। ये बता मुझे बेटा, इक्विटी प्रेफरेंस पर डिविडेंड साल के आखिर में डिक्लेयर होता है। साल के आखिर में जो वैल्यू होगी उस पर देगा ना डिविडेंड। तुम्हारी वैल्यू चली थी 5 लाख, 5 लाख से 7 लाख का हुआ 1 जुलाई को हो गया, तो साल के आखिर में मेरे पास कितने आए वो? देखो बेटा, देखो इंटरेस्ट डिवेंचर में पता क्या होता है? जितने दिनों के लिए उधार लिया उतने दिनों का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? जैसे मान लो मैंने 30 मार्च को प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए या इक्विटी शेयर खरीद लिए, 31 मार्च को क्या हो रहा है? डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, तो मुझे मिलेगा, और पूरे साल का मिलेगा। समझ रहे बात को? भाई डिविडेंड तो डिवेंचर, डिविडेंड तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है ना। अरे कोई बोल रहा था ना बीच में, बच्चा बताइए मुझे। यस सर। सर तो एक दिन में, मतलब आपने अगर 1-2 दिन का डिफरेंस होगा तो फिर वो कैसे पूरे साल का मिलेगा? नहीं, वो देखो बेटा, डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद कंपनी के पास ऑटो, अब तो क्या होता है? डीमैट अकाउंट होता है, ठीक है? पहले तो होता था नाम ट्रांसफर होगा, डिविडेंड ट्रांसफर होगा। अब तो क्या होना है? ठीक है, अब तो क्या होना है कि जैसे मान लो मैंने ट्रेडिंग करी और 2 दिन के अंदर T+2 में आपका क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। अब तो T+1 करने वाली, मतलब
टाइमिंग और प्लस 1 दिन का गैप और दे देते हैं। ठीक है, मान लो मैंने 28 मार्च को खरीदे, 31 मार्च को जिस दिन कंपनी डिक्लेयर करनी है 12 बजे डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, 28 मार्च को 10 बजे सुबह 11:59 पर मैं कंपनी का शेयर होल्डर बन गया। अब कंपनी जिसके पास शेयर होल्ड होंगे भाई, कंपनी उसको डिविडेंड देगी ना, तो जो बेचने वाला वो तो नुकसान में रहेगा, नुकसान भी नहीं रहता। जब शेयर की डीलिंग होती है ना, तब पता क्या होता है, तब एक प्राइस होता है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस कम इंटरेस्ट प्राइस। ठीक है, एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड ऐसा करके होता है। वैसे डिवेंचर में होता है, शेयर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। डिवेंचर मान लो आप एक 30 मार्च को डिवेंचर बेच रहे हो, तो जो इसके बाद डिवेंचर होल्डर वो कहेंगे भाई मुझे तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, तो तुम क्या करते हो, डिवेंचर के प्राइस में इंटरेस्ट कोट करके ले लेते हो। एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का केस होता है डिवेंचर के केस में। शेयर्स में तो कुछ होता ही नहीं है, जिसके पास शेयर है वो डिविडेंड लेगा। जिस दिन कंपनी डिक्लेयर कर रही है डिविडेंड, उस दिन अगर आप शेयर के होल्डर हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा, चाहे आपने 1 दिन पहले खरीदा हो। गॉट इट? क्लियर है बात ये? अरे किसी ने इक्विटी शेयर से रिलेटेड पूछा था मुझे, इज इट Yes, क्लियर? sir, clear. यस ठीक है, तो ये डिवेंचर में देखना होता है आपको कि 10 दिन का, 15 दिन का, 6 महीने का, 9 महीने का इंटरेस्ट, ना इक्विटी शेयर में देखना, ना प्रेफरेंस शेयर में देखना। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes, sir. डिविडेंड इज नॉट टाइम बाउंड। डिविडेंड जो होता है वो जिस दिन शेयर, अगर आप शेयर होल्डर हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर हैं, यू विल गेट डिविडेंड, चाहे आपने 2 दिन पहले खरीदा हो। समझ रहे हैं बात को? आई होप यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ध्यान रहेगा ना Yes, इंटरेस्ट sir. ऑन डिवेंचर का। बोलो। यस सर। चलिए, एवरीबॉडी इज क्लियर नाउ? आइए देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और एडजस्टमेंट्स देखते हैं। ये शीट आपके पास ऑलरेडी है, इसको आप रिवाइज करेंगे, लेकिन मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज कर रहा हूं आपके साथ। ये आ जाता है, क्या होता है ना कि कैपिटलाइजिंग रिजर्व, बोनस शेयर, इक्विटी शेयर इशू करा है ना, वाला पार्ट, कि कंपनी ने क्या कर दिया कि बोनस शेयर इशू कर दिया बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स, है ना। ये मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। शैल आई टेक दिस पार्ट और नॉट? जल्दी बताइए, ले लो इसको। अरे बोलो, Yes, ले लो। sir. इस पे दिक्कत आती है? कैपिटलाइजिंग रिजर्व Yes, 2:1 की रेशो में आती है, नहीं आती? यस अब वैसे दिखते नहीं क्वेश्चन बुक्स में ऐसे वाले, पर अगर आ जाए बाई चांस, अगर आप छोटे छोटे बोल के, तो आइए इसको देखते हैं, मैं दिखाता हूँ क्या है। ये आपके पास क्या दे रखा है, शेयर कैपिटल 10 से 15 लाख हो गई, और ये रिजर्व कितने से हो गए, 8 से कितने हो गए, 3 लाख हो गए, है ना। रिजर्व्स कम हुए और शेयर बढ़े, इज इट ओके? रिजर्व्स क्या हुए हैं, रिजर्व्स हुए कम और शेयर्स क्या हो गए, बढ़ गए, हाँ या ना बोलो। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? तो अब मुझे बताइए, अगर शेयर बढ़ गए तो इसका मतलब मेरा फाइनेंसिंग का इनफ्लो होना चाहिए, और रिजर्व कम हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके नीचे जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते समय उसे माइनस करना चाहिए, ब्रैकेट में रखना चाहिए। कुछ नहीं करेंगे इसका। क्यों नहीं करेंगे? आपको मालूम है, जब हमने सेक्शन 42 पढ़ा था, इसका यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, या रिजर्व जो होते हैं उसको कहाँ यूज कर सकते हैं आप, नए शेयर, बोनस शेयर इशू करने में रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज क्वाइट पॉसिबल, ये चीजें होती हैं। तो चलो इसी को लेके चलते हैं। पहले सबसे पहले देख लीजिए आप कि आपकी शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी बढ़ी है। बताओ कितनी बढ़ी है शेयर कैपिटल की वैल्यू, कोई बताए मुझे स्क्रीन पे, ऑनलाइन में बताएं कितनी वैल्यू बढ़ी है। 5 लाख सर। 5 लाख बढ़ी है, करेक्ट। योर वैल्यू हैज इंक्रीज बाय कितना, 5 लाख। ठीक है, समझ रहे हैं? अब जरा देखते हैं, एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि ड्यूरिंग द ईयर 14-15 एक्स लिमिटेड हैज इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो 2:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स। अबे यार पेज नंबर 9 पे हूं मैं, पेज नंबर 9 नहीं है, नहीं दिख रहा, लास्ट में दिख नहीं रहा वो, हाँ ठीक है। तो देखिए पेज नंबर 9 पे ही हूं मैं, स्क्रीन से हटा दिया मैंने इसको। आपके पास क्या लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से। 31 मार्च, सपोज 2021 में इधर कर रहा हूं, 31 मार्च 2022 में इधर कर रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है मेरी, ये 10 लाख है, और ये कितने की है, 15 लाख की है। और ये रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स ये कितने के थे मेरे पास, 8 लाख के थे। अभी रिजर्व्स कितने के हो गए, 5 लाख के हो चुके हैं। दिस इज माई स्टोरी। अरे मैंने कर दिया यार, 5 लाख कर दिया, ठीक है। 8 लाख था तो उसको 3 लाख कर दिया, ले ऐसे कर दिया, ठीक है। और आपसे क्या बोल रहा है, क्या कि कैपिटलाइजिंग, आपकी स्क्रीन पर मैंने थोड़ी देर पहले शेयर किया था कि रिजर्व कैपिटलाइज कर रहे हैं 2:1 के रेशियो में। बेटा एक बात समझना, जब हम बोनस शेयर देते हैं ना, बोनस शेयर किसको देते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं। कौन है मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, 10 लाख वाले या 15 लाख वाले, कौन है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर? 10 वाले थे, 10 वाले हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं, देखो अगर 2 किसी के पास शेयर है तो उसको कितने बोनस शेयर देंगे, 1 बोनस शेयर देंगे।
किसी के पास 2 शेयर अगर मेरे हैं तो उसको कितने बोनस शेयर दूंगा? मैं 1 दूंगा। अगर किसी के पास 1 शेयर है तो कितना दूंगा? आधा शेयर दूंगा। किसी के पास 10 लाख शेयर्स हैं तो मैं कितने बोनस शेयर इशू करूंगा बताइए? 5 लाख के बोनस शेयर इशू कर दूंगा ना मैं। मेरी शेयर कैपिटल बढ़ गई पर पैसा गया क्या? नहीं गया ना। कहाँ गया बेटा? देखिए रिजर्व्स है ना। आपकी एंट्री पता क्या बनी होगी? रिजर्व्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे कंबाइन एंट्री बनी होगी। रिजर्व्स डेबिट हो जाएगा, खत्म, और कैपिटल। तो रिजर्व कम हुआ, आउटफ्लो तो हुआ नहीं, और शेयर कैपिटल बढ़ा, आउटफ्लो हुआ नहीं। देयर इज नथिंग टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश फ्लो में कोई एडजस्टमेंट होगा ही नहीं। कैश फ्लो में कोई एडजस्टमेंट होना ही नहीं है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? चलो एक और चीज देखें। अगर क्या हो गया मेरा, अगर मेरा ऐसे हो जाता, अब बताइए आपको इसका क्या मतलब है? अब 10 से 25 लाख हो गए और कहानी यही है। इसका क्या मतलब है बताइए? अब बताइए क्या मतलब है इस बात का? अच्छा, और कैसे कर रहा हूं मैं? ये 12 कर रहा हूं, 12। और अब क्या लिख रहा हूं मैं? 3:1 लिख रहा हूं। मैंने बदल दिया ना क्वेश्चन। मैंने बोल दिया बोनस शेयर में कैसे दूंगा? बोनस शेयर कैसे दूंगा बताइए? कैसे बोनस शेयर दूंगा बताइए? मैं किस तरह से बोनस शेयर देने? मैंने जो 3 वाला उसको 1 दूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/3, 12 हो जाएगा। तो कितने के बोनस शेयर इशू होंगे बताइए? 4 लाख के, ठीक है। और मेरा कैपिटल रिजर्व, मेरा ये रिजर्व कितने से कम हो रहा है? 4 लाख से। रिजर्व 4 लाख से कम हो गया, कोई पंगा नहीं है, ठीक है। इक्विटी शेयर मेरी कितने से, 12 से कितनी हो गई है? 25 हो गई है ना? कितनी होगी? 25 हो गई। कितनी बढ़ी? 13 लाख। 13 लाख में से 4 लाख रिजर्व के, तो कितने का एक्चुअल इंक्रीज हुआ? 9 लाख का। तो समझ रहे हैं? आप लिखेंगे फाइनेंसिंग के अंदर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर जाएंगे और क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड क्या लिख देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? ये जो 12 लाख 13 लाख बढ़ा है ना आपका, उसमें से 4 लाख तो आपका क्या हो गया? बोनस शेयर हो गया। तो आपका एक्चुअल कैश फ्लो कितने का हुआ? 9 लाख का। अंडरस्टैंड? बात समझ में आई वाली बात? अरे बोलो, समझ पा रहे हो ये बात को या नहीं? शुक्ला जी बताइए। यस सर। जो रिजर्व से 4 लाख गया वो, और जो बोनस शेयर 4 लाख, उससे तो कर रहा ही नहीं है। हाँ, बाकी का हिसाब किताब। इज इट ओके और नॉट? गौरी समझ में आया कुछ बात? दिया? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं इस बात पे ना? रिद्वान बताइए। डाउट है? नो डाउट सर। ठीक है, दिस क्लियर? तो बोनस शेयर वाला पार्ट समझ सकते हैं आप, है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला केस देखते हैं ऐसे कुछ। तो इससे नीचे वाला एग्जांपल है बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बताया था आपको, ये वाला पार्ट। यहाँ भी वही हो रहा है, देखो कि अब की बार 2:1 की रेशियो में, लेकिन अब की बार 10 से 18 लाख हो गए। तो भाई जो 5 लाख की इंक्रीज है इक्विटी शेयर्स में बिकॉज ऑफ कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स, उसका तो कुछ नहीं करना। और जो बाकी बढ़ गया, कितना बाकी है? कितना? 3 लाख जो बाकी बढ़ गया, वो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का क्या कहलाएगा? वो इनफ्लो कहलाएगा। देख रहे हैं नोट्स में आगे लिखा हुआ है, ठीक है। इज इट ओके? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? बताइए मुझे यहाँ तक इस वाले पार्ट पर। नो सर। अच्छा, अब आ जाइए। और जो चीज करते हैं हम लोग वो वो जैसे आपका 2 से 3 लाख हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। अब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, 2 से 3 लाख हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो हो गया। तो परचेज कर दिया इन्वेस्टमेंट हमने, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो चला गया। देखो चला गया ना 1 लाख रुपए का, करेक्ट। लेकिन जो 10% है, 10% ये तो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है ना भाई। अब मुझे बताइए, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट फॉर परचेज एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर इन्वेस्टमेंट साल के आखिर में परचेज करे गए हैं तो मुझे बताइए इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? इंटरेस्ट किस पे लगेगा बताइए? ओपनिंग पे लगेगा ना, हाँ या ना? मैं इस क्वेश्चन को यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपके सामने, एक वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर। हाँ देखो, वही रूल लगना है इसमें। लिखा है 12% इन्वेस्टमेंट्स, ये लिखा है मेरे पास 5 लाख, और ये लिखा है मेरे पास 7 लाख, ठीक है। केस 1, इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड ऑन 01/04/21। बताइए इंटरेस्ट किस पे लगेगा? किस पे लगेगा इंटरेस्ट? और कितना इंटरेस्ट होगा बताओ? रुक जाओ, मैं क्वेश्चन आपके सामने यहाँ हटा रहा हूँ। ये देखिए 12% इन्वेस्टमेंट 5 लाख से 7 लाख हो गया, परचेज कर लिया आपने, और इंटर इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज ऑन 1/1/2021।
अब बोलिए क्या करना है। हाँ जी बताइए। क्लोजिंग वैल्यू पे लगेगा। क्लोजिंग वैल्यू पे लगेगा ना, कितना 1284, 80,000, 84,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस। इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो चला जाएगा और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग दिस इज बोल के माइनस और इन्वेस्टिंग के अंदर जोड़ देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात पर? बोल दिया मैंने, सिर्फ करके नहीं दिखा रहा हूं। केस 2, इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड on 31st March 2021 2022। अब बताइए अब किस पे लगेगा इंटरेस्ट, किस पे लगेगा बताओ दिया, बोल तो किस पे लगेगा इंटरेस्ट, अब कौन सी वैल्यू पे लगेगा और कितना लगेगा? 5 लाख 5 लाख का 12% 60,000, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स में प्लस कर देंगे 60,000 और इन्वेस्टिंग अंदर नहीं, ऊपर माइनस करेंगे नीचे प्लस कर देंगे और 5 लाख 2 लाख रुपए आउटफ्लो हो गया। ठीक है जी। अब आया मजेदार चीज, देखिए केस 3, इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड ऑन 01/07/2021। चिल। अब बताओ, अब बोलो क्या करना है, बताइए वो मुझे क्या करना चाहिए, बताइए फटाफट से। व्हाट वी हैव टू डू नाउ? बोलो बोलो। सिर्फ तो टाइम के बेसिस पे लगेगा। बिल्कुल करेंगे टाइम की बेसिस पे, करेक्ट। क्या करेंगे अब? टाइम बेसिस करेंगे। अब ये इक्विटी प्रेफरेंस की तरह मत चल लेना, डिवेंचर में और इन्वेस्टमेंट में टाइम पीरियड लगना है, इक्विटी प्रेफरेंस में टाइम पीरियड नहीं लगना है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई याद ना? तो क्या लगेगा देखो, 5 लाख पर 12/100 इंटू 3/12 प्लस प्लस क्या करूंगा बताओ? 2 लाख पे 7, हाँ अच्छा 7 लाख, 7 लाख पर कितना 12/100 इंटू 9/12। नाउ दिस इज योर इंटरेस्ट, दिस इज योर इंटरेस्ट। अब बात समझ में आ गई जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो एवरीबडी इज क्लियर? ऑनलाइन ऑफलाइन वो जो निकलेगा निकल जाएगी ना वैल्यू, वट एवर मे बी द वैल्यू। इसका ध्यान रखेंगे। डिवेंचर पर और इन्वेस्टमेंट पर क्या करना है आपको? टाइम पीरियड। इक्विटी प्रेफरेंस पर टाइम पीरियड की बात नहीं होगी, वो तो उस साल के आखिर तक जितने हैं उतने। अदरवाइज देखो यहां भी टाइम पीरियड नहीं हुआ था, साल के शुरू में था तो ओपनिंग क्लोजिंग और साल के आखिर में था तो ओपनिंग वैल्यू पे निकाला। लेकिन अगर बीच में कोई वैल्यू दे दे, बीच में अगर कोई वैल्यू दे दे तो क्या करना पड़ेगा? उसका हिसाब किताब हमें यहाँ रखना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, चलो एक छोटा सा पार्ट जो है ना स्क्रीन पे देख के कर लेते हैं, वो उसी पे समझ में आ जाएगा आपको। अब जरा मुझे बताओ कि इसका 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 इंटरेस्ट कितना बनता था? इसका इंटरेस्ट व्हाट वाज द इंटरेस्ट नाउ? कितना इंटरेस्ट था? 78 पक्का से? अच्छा देखो अब मेरे पास क्वेश्चन 7 लिखा है, इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट्स, और यहां लिखा हुआ है सॉरी यहां लिखा हुआ है क्या, यहां लिखा हुआ है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट्स, लिखा है 8,000, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका क्या मतलब हुआ बताओ? कोई बताएगा इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, कितना इंटरेस्ट बनता था? इंटरेस्ट कितना बनता था? 78,000। उसमें से कितना मिल गया होगा? अब एक जब एक्रूड है मतलब, एक्रूड मतलब नहीं मिला यार, तो कितना मिल गया? 70 मिल गया ना। ठीक है, कैसे शो करेंगे आइए देखें। ये हो जाएगा मेरा कौन सा एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग अंदर चला गया नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स के अंदर लेस इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट्स, पूरा का पूरा 78,000 माइनस करना है, समझ रहे? पूरा 78,000 माइनस करना है। इन्वेस्टिंग के अंदर चला जाऊंगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जाऊंगा और क्या लिखूंगा यहां पर? माइनस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कितने का इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ बताइए? 2 लाख रुपए का। क्लियर है मामला? और यहां लिखूंगा मैं क्या? प्लस इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट्स। देखो बेटा
78,000 ड्यू था, जिसमें से 8,000 नहीं मिला, तो आपका इंटरेस्ट मिला कितना? सिर्फ 70,000। ऐसे ट्रीटमेंट होगा। तो समझ सर पा वो रहे? 8,000 को हम एडजस्ट नहीं करेंगे करंट एसेट्स वाले कर पार्ट तो दिया में? एडजस्ट, कर तो दिया। अच्छा एक बात बता बेटा, मेरा कौन बोल रहा है बच्चा? हु इज दैट? जो भी नाम है, समझ गया। आयुषी। अच्छा ठीक है। अरे यार 78 जो है ना, हाँ जी। 8,000। अच्छा पहले बता कि बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम है एक ही जगह पे तो जाएगा वो, अच्छा हाँ, वो ऑलरेडी बैलेंस शीट में, ठीक है समझ गई, वो एक ही जगह तो एडजस्टमेंट जाएगा, नहीं है। चला गया, हाँ खत्म। जी, ओके। वी हैव डन दिस, ये कर लिया। समझ में आई बात? यस कैसे सर, करना यस है? सर। इसे इंक्रीज इन डिक्रीज इन करंट एसेट्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन दिखता कैसे, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर। वो देखिए ऐसे दिखता है, ये देखिए दिख रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा नीचे हाँ चलते हैं जी, जरा, यस। यू सी दिस। ये लिखा करंट एसेट्स के अंदर, अदर करंट एसेट्स में एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000। एक अनपढ़ Yes. बच्चा पता क्या करेगा? इसे इंक्रीज इन करंट एसेट्स की तरह ट्रीट करके निकाल देगा, ऐसा कर देगा, इस तरह से करेगा वो। समझ रहे हैं बात को? तो ये क्या मतलब है? इसका मतलब आप पहले लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो बिगिनिंग वाले पे इंटरेस्ट निकलेगा 10, तो कितना बनता है बिगिनिंग वाला? कितना निकलता है? So 20,000. 20,000 से कितना आपको इंटरेस्ट नहीं मिला अभी तक? 6,000। Yes sir. हाँ ना? देखो देखिए जरा, इधर देखिए। तो क्या किया आपने? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में तो पूरा 20 रखा। आप बोलेंगे सर जब 6,000 मिला था, याद करो एक्रूवल प्रिंसिपल है ये, मतलब जितना ड्यू होता है उतना तो इनकम मान ही लेते हैं ना हम, नहीं मानते? इसलिए इनकम से तो माइनस कर दिया हमने इसे पूरा। तो देखो 20,000 पूरा माइनस हो गया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज की, बिल्कुल ठीक है। और जो हमारा आउटफ्लो होगा जैसे वाला, इनफ्लो जो होगा कितना होगा? 20,000 माइनस 6, 14,000 रुपीज आपका इन्वेस्टिंग का इनफ्लो कहलाएगा। इस तरह से करना। इज दैट ओके? Yes बोलिए। sir. हाँ करेक्ट, ठीक है। और ये वाला पार्ट मैंने पहले भी कराया था आपको कि भाई हुआ क्या, इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। इन्वेस्टमेंट अकाउंट देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट जो थे वो 90 से 80 हो गया। इसका मतलब 10,000 का इन्वेस्टमेंट बिक गया होगा, बोलो। और इन्वेस्टमेंट कब गया है? लिख रहा है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। भाई ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट 40,000 के बेचे हैं और वहां इन्वेस्टमेंट 10,000 का, 20,000 का, 90 में से 80 चला गया, तो कितना? 10 का। कुछ तो कुछ गड़बड़ है। तो मैंने क्या बनाया, देखो आपके सामने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया, दिख रहा है। हमने बैलेंस बीडी लिखी 90,000 और बैलेंस सीडी लिखी कितने की? 80,000। और इन्वेस्टमेंट 40,000 का बेचा, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन एक चीज देखिए आपने, यहाँ कैपिटल रिजर्व में लिखा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट जो आपने बेचा उसको प्रॉफिट कितना बेचा? 10,000 के प्रॉफिट में बेचा। तो टोटल 40 प्लस 10 आपको सेल्स प्राइस कितना हो गया? 50,000। देखो क्वेश्चन में देखिए, बैंक बोल के सेल्स कितना लिखा? 50,000 का। जैसे फिक्स असेट्स अकाउंट बनता था ना, और जो गेन हो जाएगा वो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। तो ठीक है, इसको मैं जल्दी से बना के दिखाता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, है ना। और ये जो गलत होगा तो गलत ही हो जाता है लोगों से, लोग समझ नहीं पाते हैं। पहले आपकी एक्सरसाइज में था ये क्वेश्चन, अब शायद हट गया होगा। देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैंने बनाया यहाँ पर, दिस इज इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। ऐसे करके मुझे वैल्यू बताते जाना जरा इसकी क्या है। बैलेंस बीडी बोलिए कितने का है इसका? बैलेंस बीडी 90,000। बैलेंस सीडी कितने का है? 80,000। करेक्ट। और आपको क्वेश्चन से पता चलेगा ना 10,000 का गेन है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर, गेन में बोल रहा हूँ कितने का गेन है? 10,000 का गेन है, मैंने ऐसा लिख दिया। अभी मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लिखा, अगर पूछना होता तो। बैंक बोलकर मैंने सेल बोली कितने की? 40,000 प्लस 10,000, सेल कितने की हो गई आपकी? 50,000 की हो गई। बोली हाँ या ना? सेल 50,000 की हो चुकी है नहीं हुई? बताइए, अरे बताओ तो। यस सर। ठीक है, सेल 50,000 की हो गई। और अब हमने क्या कर दिया, अब जरा टोटल कर दिया तो कितना आ गया? 130 यहाँ आ गया, दिस इज 130 यहाँ आ गया, 9 और 1 10। बैंक बोलकर परचेज कितनी की हो गई? परचेज 30,000 की परचेज हो गई। अब बड़ा सिंपल है बारला, ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई यूज नहीं है। सेल कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। परचेज कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। और ये जो गेन है, क्योंकि मैंने यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखा, तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स में जाके माइनस हो जाना चाहिए। बोल भाई ए बी, हाँ या ना? यस सर। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कर रखा है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की जगह क्या बचा रखा है? कैपिटल रिजर्व बोल रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस गेन को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में लेके नहीं गया, सीधा क्या बना दिया इससे? कैपिटल रिजर्व। तो बताइए क्या ये मेरे आंसर में एडजस्ट होगा कहीं, जब मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से निकाला ही नहीं कुछ? तो बोलो। नहीं सर। ये भी बताओ रिजवान, यू आर करेक्ट। नहीं होगा सर। नहीं होगा, समझ पा रहे ना क्यों नहीं होगा? हाँ जी। अदरवाइज
अगर मैं यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखता इस जगह पे, तो इसका मतलब ये मेरे प्रॉफिट में जुड़ गया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स बोल के माइनस करना पड़ता मुझे, नहीं माइनस करूंगा। तो देख रहे हैं आप, here capital reserve is created from profit on sale of investments and not from statement of profit and loss, hence it will not be adjusted in cash flow statement। समझ रहे हैं? वरना लोग क्या करते हैं, इसे इंक्रीज इन रिजर्व की तरह क्या कर देते, प्लस क्या करते हैं, इंक्रीज इन रिजर्व की तरह प्लस कर देते। आई थिंक दिस इज क्लियर, यस और नो? Yes, sir. बताइए, है ना? ठीक है, Yes, sir. अच्छा और देखें जरा, और क्या हो सकता था हमारा, ये तो हमने पहले भी बताया था, ये तो सेल्फ स्टडी वाले पॉइंट हैं सारे के सारे। और ये देखो, ये जो 15% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, ये मैंने Sir, अभी screen बताया। share नहीं हुई है। हाँ जी बेटा, Screen share नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है, अच्छा देखते हैं, रुक जाइए। बाकी तो यार नोट्स आपको बस हमें शुरू से दे रखे हैं, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, आराम से कंफर्टेबली रिवाइज कर सकते हैं। देखिए ये वाला पार्ट, बाकी ये तो अभी आपको बताया मैंने, जैसे अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आया तो कुछ नहीं, इन्वेस्टिंग की तरह ट्रीट करते हैं इसको। डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंस आ जाए तो वो क्या होगा, इन्वेस्टिंग की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, हमने अपने स्कूल के टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, उसमें बोला गया था क्या कि एक कंपनी है, एक कंपनी, यार क्या था उस क्वेश्चन का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन था वो था, व्हाट वाज दैट, मुझे रिकॉल नहीं कर रहा, मैं अगली क्लास में कभी उसे रिकॉल कर लूंगा, या हो सकता है आप लोगों के टेस्ट में डाल दूं उसको मैं, है ना, तब ज्यादा आसानी होगी। हाँ ठीक है, टेस्ट लिया नहीं ना, हाँ ठीक तो है, कोई बात नहीं। इधर देखिए आगे चल के जरा, ये सब डिवेंचर वाले हैं, 15% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब तो डिवेंचर वाला हैंडल कर पाएंगे ना आराम से, कि डिवेंचर पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, बिगिनिंग में करना सेम होता है, और इक्विटी प्रेफरेंस शेयर पे टाइम पीरियड नहीं कंसिडर करते हम लोग, ऐसा लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या रहता है, अब मैं आपके सामने क्या करूंगा, अब मैं आपके सामने करूंगा फुल फ्लेज क्वेश्चन, किसके, और वो क्वेश्चन लिखूंगा जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए होंगे, ताकि आपको थोड़ा सा क्या बने। अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करेंगे हम, रेडी रहोगे ना, बड़ा क्वेश्चन कर पाएंगे अब तो। देखिए डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कर ली, टैक्स की कर ली, डिविडेंड की कर ली, इन्वेस्टमेंट की कर ली, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, बोनस शेयर वाला कर लिया, मेजर तो सारे कर लिए हम लोगों ने जिसमें दिक्कतें आती थी। तब फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, अगली क्लास में 2 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, तो उससे फिर आपकी ग्रिप बन जाएगी, ये करना है। ठीक है, बस दैट्स ऑल फॉर टुडे।